क्योंकि ऐसी सजावट तो स्वर्ग में ही होगी। तभी चेतन की बारात रुकी और संगीत का शोर समाप्त होगा। चेतन और सभी बाराती उस दिव्य सजावट को आश्चर्य से देखने लगे। सब कुछ सुन्न हो गया, जैसे प्रकृति मौन हो गई हो। ऐसी गहन शांति का अनुभव पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। तभी सभी के कानों में छम छम की आवाज सुनाई दी। चेतन ने देखा कामनी और रात्रि अपनी सखियों के पीछे से हाथों में माला लेकर आ रही हैं। कामनी ने काला लहंगा पहना रखा है और रात्रि ने पीला रंग का लहंगा पहन रखा है। कामनी और रात्रि स्वर्ग की अप्सराओं की भांति लग रही हैं। चेतन उन दोनों को देखता रह गया और उनकी सुंदरता में ऐसा खोया कि सब कुछ भूल गया। चेतन की दशा देखकर गुरुदेव ने चेतन से कहा, चेतन नीचे उतरो, दुल्हन तुम्हारा स्वागत के लिए आ रही है। तुम पर हम सबकी जिम्मेदारी है। तुम्हें इस समय किसी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। तब चेतन का ध्यान भंग हुआ और वह नीचे उतरा। कामनी ने चेतन को बरमाना डालकर कहा, कानपुर में तुम्हारा स्वागत है। बारातियों के लिए 101 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, इसलिए सभी बारातियों को भोजनशाला में भोजन करने के लिए मेरी सुंदर सखियां इन सभी बारातियों को भोजनशाला में भेज दो। तभी रात्रि ने चेतन के गले में बरमाला पहनाकर कहा, तुम जैसे पुरुष का पानी ग्रहण करना सौभाग्य की बात है, इसलिए और विलंब न करो और अभी विवाह मंडप में चलो मेरे प्रियवर। ठीक है, चलते हैं, चेतन ने उत्सव से कहा। तभी गुरुदेव ने चेतन को कहा, शुभ मुहूर्त में अभी 1 घंटे का विलंब है, तब तक विवाह की दूसरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। गुरुदेव की आवाज सुनकर कामनी ने गुरुदेव को ऐसे देखा जैसे कोई नागिन अपने सबसे बड़े शत्रु नेबले को देखती है। कामनी और रात्रि को अपने आप को ऐसा देखते हुए गुरुदेव विचार में पड़ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, यह दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? चेतन चुड़ैल को भी यह अजीब लगता है और वह कामनी और रात्रि से कहता है, तुम दोनों गुरुदेव को ऐसे क्यों देख रही हो? अरे तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, उनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो। तब कामनी गुरुदेव से नजर हटाकर रात्रि की ओर देखती है और मन में कहती है, यह वह नहीं है। तब रात्रि ढंग से मन में कहती है, पर उनकी आवाज़ तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तभी कामनी अपने मन में रात्रि को जवाब देते हुए कहती है, रात्रि, मनुष्य की शकल और आवाज़ एक जैसी होती है। उसका अर्थ यह नहीं होता कि आवाज़ और शक्ल एक होने से वह मनुष्य भी वही हो। समझने की कोशिश करो। चेतन की खुशी के लिए उनके पैर छूकर इनका आशीर्वाद लो। तभी रात्रि ने मुस्कुराते हुए मन में कामनी से कहा, आशीर्वाद लेंगे? मनुष्य के रिवाज भी बड़े अजीब हैं। तब गुरुदेव जिम्मेदारी भरे शब्दों से कहते हैं, कामनी और रात्रि तुम परामर्श बाद में कर लेना, अभी हमें विवाह के पूर्व की रस्में पूरा करना है। मंडप की ओर चलो, विलंब ना करो, गुरुदेव ने जाते हुए कहा। गुरुदेव ने फिर कामनी ने मुस्कुराकर रात्रि से कहा, गुरुजी कितने बुद्धिमान है, हमारे मन के भेद को तत्काल जान लिया इन्होंने। तब चेतन चुड़ैल ने मन में सोचा, यह सब मन में बातें कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। अब गुरुदेव से यह कला भी सीखना पड़ेगी। फिर चेतन चुड़ैल कामनी और रात्रि की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तब रात्रि चेतन चुड़ैल से बोली, नाथ मंडप की ओर चलें। चेतन चुड़ैल आत्मविश्वास के साथ कामनी और रात्रि के पीछे आकर खड़ा हो गया और दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें मंडप की ओर ले जाने लगा और मंडप की सजावट देखकर कामनी और रात्रि से बोला, यह मंडप तुमने ही सजाया है या स्वर्ग से किसी देवता को बुलाकर सजवाया है? अद्भुत सौंदर्य से सजा मंडप किसी दिव्य महल की तरह लग रहा है। तब कामनी चेतन चुड़ैल की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे प्रीतम, यह मंडप आज हमारे अमर प्रेम की गठबंधन का साक्षी बनने वाला है। इस मंडप का सौंदर्य हमारे प्रेम का प्रतीक है और मंडप में लगे इन फूलों की सुगंध हमारे जीवन में आने वाली खुशियों की महक है। फिर चेतन चुड़ैल कामनी रात्रि मंडप में जाते हैं और चेतन बीच में बैठता है। उसके बाएं और कामनी और दाएं और रात्रि बैठती है और गुरुदेव मंत्र पढ़ते हैं और वह तीनों यज्ञ कुंड में आहुति डालते हैं। मंडप के सामने बहुत विशाल सभा मंडल लगाया गया था। वहाँ पर सभी बाराती ठहरे हुए थे और बाकी की सभी पिशाचनियाँ बारातियों का स्वागत सत्कार कर रही हैं। वह सभी पिशाचनियाँ बहुत खुश नजर आ रही हैं। सभी बाराती लाइनों में बैठे हुए हैं। पिशाचनियाँ कई प्रकार के व्यंजन, मिठाई, गुलाब जामुन,
रसगुल्ला, जलेबियाँ, खीर और भी कई प्रकार के व्यंजन बारातियों को प्रेम से परोस रही हैं और सभी बाराती उस स्वादिष्ट भोजन को खाकर मस्त हो रहे हैं। सभा मंडल में पारुल गांव की लड़कियों के साथ अकेली बैठी है और वह गुस्से से चेतन चुड़ैल को देख रही है और अपने मन में सोचती है, अगर चेतन चुड़ैल को इन्हीं पिशाचिनियों से शादी करनी थी तो मुझसे प्यार का ढोंग क्यों किया। मेरे साथ, मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ करके देखो कैसे उन पिशाचिनियों के साथ बैठा खुश हो रहा है, बेशरम कहीं का। तभी एक गांव की लड़की पारुल को चिढ़ाते हुए कहती है, पारुल, तुम अब चेतन चुड़ैल के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि अब चेतन चुड़ैल हमेशा के लिए कामिनी और रात्रि का हो गया है। तुम किसी दूसरे नौजवान को ढूंढ लो, इसी में तुम्हारा फायदा है। पारुल उस गांव की लड़की की पीठ पर मारकर खड़ी होती है, मंडप की ओर बढ़ती है, मंडप की सीढ़ियां चढ़कर गुरुदेव के पास आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से चेतन चुड़ैल को देखती है। अपने सामने पारुल को गुस्से में देख चेतन चुड़ैल चौंकता है और उसे हैरानी से देखते हुए अपने मन में सोचता है, अरे यह पारुल मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है। मुझे लगता है इसे कामिनी और रात्रि से मेरी शादी ठीक नहीं लग रही है। यह बड़बोली यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर मेरे मस्त प्लान को फ्लॉप ना कर दे। कोई आकर इसे ले जाओ, नहीं तो यह सबको मरवाएगी, क्योंकि मेरे दोनों तरफ पर पिशाचिनियाँ बैठी हैं जो मेरे मन के राज को चुटकी में जान लेती हैं। कहीं यह पारुल का राज भी ना जाने ले। हे भगवान, आज यह पारुल सबको मरवाएगी। तभी रात्रि और कामिनी पारुल को देखा और उस रात्रि ने मुस्कुराकर पारुल से बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें कुछ चाहिए? तब पारुल अपने मन में कहती, मेरा सब कुछ छीन कर मुझसे पूछ रही है, मुझे क्या चाहिए? तब कामिनी ने पारुल की आंखों में देखते हुए उसे कहा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम्हें किसी ने कुछ गलत कहा? आज हमारी शादी हो रही है, इसलिए मैं किसी को उदास नहीं देख सकती। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तब चेतन चुड़ैल ने बात बदलते हुए कहा, अरे कामिनी, इसे वहाँ गर्मी लग रही होगी तो यहाँ आ गई, और वैसे भी इसे फूलों का बड़ा शौक है। देखो पूरा मंडप फूलों से सजा है, शायद इसलिए यहाँ पर आ गई है। मैं सही कह रहा हूँ पारुल? पारुल को आंख मारते हुए कहा। अगले पल पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कामिनी गुस्से से खड़ी होकर पारुल से कहती है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो और क्यों रो रही हो? बताओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी। ऐसे मौन खड़ी ना हो और अपनी दुविधा बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाऊंगी। वह लोग, कामिनी कभी किसी को झूठा वचन नहीं देती है। कामिनी की ये बात सुनकर चेतन चुड़ैल और गुरुदेव चिंतित होकर पारुल की ओर देखते हैं। पारुल रोती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब कामिनी ने दोबारा पारुल को समझाते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी, कुछ ना कहोगी, तो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी दुविधा से दूर करूंगी। कामिनी की हमदर्द भरी बातें सुनकर पारुल में हौसला आता है और वह सिसकियां लेते हुए कुछ कहती है। इससे पहले चेतन चुड़ैल इंग्लिश में कहता है, प्लीज पारुल, कंट्रोल योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक ऑफ योर्स वी ऑल कैन लूज आवर लिव्स। दिस इज ऑल जस्ट अ ड्रामा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर इमोशन। प्लीज पारुल, अपने आप को संभालो। तुम्हारी एक गलती से हम सबकी जान जा सकती है। यह एक ड्रामा है। समझने की कोशिश करो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। कामिनी और रात्रि को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए समझ नहीं पाई, पर कामिनी चेतन चुड़ैल को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, चेतन, तुम किस भाषा में बात कर रहे हो? इस लड़की से क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तभी रात्रि गुस्से से चेतन चुड़ैल को देखकर पूछती है, चेतन, मुझे लगता है इस लड़की की समस्या का कारण तुम ही हो। सच सच बताओ, क्या तुमने इसके साथ कुछ गलत किया है?
बिगड़ते हालातों को देखकर गुरुदेव कामनी और रात्रि को समझाते हुए कहते हैं, इस लड़की की समस्या का कारण चेतन नहीं है, कोई और है। उसका नाम आकाश है। वह कुछ दिन पहले यहाँ स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की पोस्ट पर नौकरी कर रहा था और अचानक से गायब हो गया। यह शहरी लड़की उसी की तलाश में यहाँ आई है और अपने प्रेमी की तलाश कर रही है, पर बेचारी को अपने प्रेमी का कुछ पता ही नहीं चला है, इसलिए यह रो रही है। गुरुदेव की बात सुनकर कामनी और रात्रि ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा और अचानक कामनी अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान लिए मीठे स्वर में बोली, यही बात है या कुछ और रहस्य है? अब यह लड़की ही अपने मुख से अपनी सच्चाई बताएगी, तभी मुझे यकीन होगा। तब पारुल ने अपने दिल पर बड़ा पत्थर रखते हुए बोली, गुरुजी सही कह रहे हैं। मैं आकाश की तलाश में ही यहाँ आई हूँ और कई दिनों से उसे तलाश कर रही हूँ, पर वह मुझे अभी तक नहीं मिला। उसे लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है। तभी रात्रि जोर जोर से हंसने लगी और बोली, इस जंगल में जो भी 20 साल का लड़का एक बार आ जाता है तो वह हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। आकाश के सपने देखना बंद कर दो शहरी लड़की, क्योंकि आकाश अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वह इस दुनिया में खुश है, अब उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तब पारुल हौसले से बोली, मुझे एक बार आकाश से मिला दो। अगर उसे मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी। तब कामनी मुस्कुराते हुए पारुल से बोली, ठीक है, तुम खंडरों में चली जाओ, वहीं तुम्हें आकाश मिल जाएगा। आखिर पारुल आकाश से क्यों मिलना चाहती? यह चेतन, चुड़ैल और गुरुदेव के लिए एक रहस्य बन गया है, पर उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि पारुल वहाँ से चली गई और एक बड़ी मुसीबत चली गई है। फिर गुरुदेव ने मंत्रों का उच्चारण किया और कामनी चेतन ने एक साथ आहुतियाँ देना शुरू किया। पारुल गुस्से से चलते हुए खंडरों में जाती है। वहाँ चलते हुए बड़बड़ा रही है। बड़ा होशियार समझता है अपने आप को, चुड़ैलों से शादी कर रहा है, खा जाएंगी एक दिन। यह चुड़ैल सारी जवानी का भूत उतर जाएगा। फिर उसने सिगरेट जलाई और वह एक जगह खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। तभी पारुल को खंडर में चौपाल पर आकाश बैठा दिखाई दिया। वह आकाश को नहीं जानती थी। आकाश किसी से बातें कर रहा है, पर पारुल को उसके नज़दीक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसी असमंजस के साथ पारुल आकाश के करीब आई। उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं आकाश हूँ। वह तुम हो जिसका जीवन सबके लिए एक पहेली बन गया। तुम कौन हो? आकाश ने पूछा। मैं पारुल हूँ। तुम यहाँ अकेले बैठे हो, हवा से बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, पारुल ने बताया। तब आकाश समझाते हुए बोला, तुम आँख से अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पास में स्वर्ग की अप्सरा बैठी है। पारुल चौंकती हुई बोली, पर तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। मैं अंधी नहीं हूँ, तुम आंखें खोलकर सपना देख रहे हो। फिर आकाश ने अपने पास बैठी कामनी से कहा, सुनना, लड़की को समझा कर आता हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। फिर आकाश ने पारुल का हाथ पकड़ा, उसे ले जाते हुए बोला, चलो आज तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। यहाँ सपना नहीं सच्चाई है और एक ऐसी दुनिया है जिसमें सब कुछ है। फिर आकाश पारुल को लेकर नदी के तट पर आ जाता है, जहाँ पर हजारों लड़के अकेले बैठे किसी लड़की से बातें कर रहे हैं। पारुल नज़ारा देखकर चौंक जाती है और चौंकते हुए कहती है, इतने सारे लड़के अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं और ये किससे बातें कर रहे हैं? तब आकाश थोड़े गुस्से से कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह लड़के अकेले नहीं हैं, इन सब के साथ में कोई ना कोई है, थोड़ा ध्यान से देखो। आकाश की रहस्यमयी बातें सुनकर पारुल अपने मन में सोचती है, यह कामनी और रात्रि का ट्रिप है जिसमें यह सभी नौजवान युवक फंस चुके हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए और यह बात चेतन, चुड़ैल और गुरुजी को बतानी चाहिए। चेतन चुड़ैल तो उनके साथ शादी करने के लिए इतना उत्सव है और उसकी खूबसूरती के चक्कर में पड़कर उनका भयानक रूप भूल गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या पारुल इन हजारों नौजवान युवकों को कामनी और रात्रि की चाल से बचा पाएगी, या चेतन चुड़ैल कामनी रात्रि को अपने जाल में फंसा पाएगा, या खुद उनके जाल में फंसकर शिकार हो जाएगा?
जानने के लिए देखिए कामनी एक अजीब दास्तां हॉरर स्टोरी। और कल इस स्टोरी का लास्ट भाग आएगा तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।